हम लोग कल मौर्य काल के बारे के और मौर्य काल पढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम लोग समाज और संस्कृति पढ़ेंगे, लेकिन समाज और संस्कृति पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ आपको प्रश्न डिस्कस कर दूं, जो खासकर उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो इतिहास के प्रश्न आते हैं वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रश्न होते हैं। तो मैं जो तैयारी करा रहा हूँ वह संघ लोकसेवा आयोग के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो प्रश्न है वो छूटे नहीं, उसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। तो जैसे सबसे पहला चीज कि कल्हण की राजतरंगिणी, कल्हण से कश्मीर के रहने वाले थे और उन्होंने कश्मीर का राजतरंगिणी, एक्चुअली कश्मीर का ही इतिहास है राजतरंगिणी। तो ये राजतरंगिणी में उन्होंने कहा कि अशोक जो था श्रीनगर का, सॉरी, कश्मीर का पहला शासक था। अशोक क्या था? कश्मीर का पहला शासक था। ये राजतरंगिणी में लिखा हुआ है। और उसने ये भी कहा कि अशोक ने यहाँ पर एक अशोकेश्वर मंदिर का निर्माण भी किया था। श्रीनगर में अशोकेश्वर मंदिर का निर्माण भी किया था। ये किसने किया था? अशोक ने किया था कश्मीर में। ये कल्हण की राजतरंगिणी से सूचना मिलता है। कल मैंने आपको एक सूचना दिया था कुणाल के बारे में। कुणाल जो है उसको धर्म विवर्धन भी कहा जाता है, धर्म विवर्धन भी कहा जाता है। मेरे ख्याल से मैंने ये कह दिया है कि कुणाल को धर्म विवर्धन पुराण ग्रंथ कहते नहीं, ये गलत मैंने बोल दिया है। वो दिव्यावदान का बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में कुणाल को धर्म विवर्धन कहा गया है। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उसके बाद मैंने कल पढ़ाया था तुर्मै, और मैंने कह दिया था कि तुर्मै जो था वो कोरिंथ का शासक था, नहीं, ये मिस्र का शासक था। देखिए, तुर्मै जो है वो मिस्र का जो शासक था टॉलमी फिलाडेल्फस, टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, उसी का तुर्मै नाम है। टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय का ही जो एक अन्य नाम है वो तुर्मै है। ठीक, जैसे सीरिया का राजा, उसका नाम अंतियोक है, अंतियोक। एंटीगोनस प्रथम का नाम अंतियोक भी है। तीसरा जो राजा है एक मकदूनिया का राजा है। यह अशोक जो 5 यवन राज का चर्चा करता है उसी में से ये सब है। मकदूनिया का राजा है। मकदूनिया का जो राजा है वो, उसका जो है नाम है अंतिकीन। ठीक, और एक है अतिक सुंदर, अतिक सुंदर, वो जो है एपिडिस का राजा है। वो कहां का राजा है? एपिडिस का राजा है। ये 4 हो गए। और मग जो है सिरिन का राजा है। मग कहां का राजा है? सिरिन, सॉरी, सिरिन जो है मग का राजा है। ये जो है नाम है, आपको उसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। इसमें तुर्मै बार बार पूछा जाता है, तुर्मै। और एक जो है अंतियोक याद रखिएगा, जो सीरिया का राजा। तुर्मै का राजा कहाँ का है? मिस्र का। और सीरिया का राजा अंतियोक है। मकदूनिया का राजा अंतिकीन है। एपिडिस का अतिक सुंदर है। और मग का सिरिन है, मग का सिरिन राजा है। ठीक, तो यही 5 है। आपको जो 5 यवन राज्य हैं उनका, उनके बारे में आपको सूचना है। मैंने कल कुछ वस्त्र का चर्चा किया था, मैंने कल कुछ वस्त्र का चर्चा किया था। उसमें एक वस्त्र है जो मैंने दुकुल, छौम और कौशय, 2 वस्त्र को तो बता दिया था। ये सूती वस्त्र के प्रकार हैं, दुकुल, छौम, कौशय, ये सब सूती वस्त्र के प्रकार हैं। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छौम भी इंपॉर्टेंट कपड़ा है, दुकुल है, छौम है, कौशय। इसी कौशय जो कि काशी में बनता था, तो इसी से कौशय से काशी नाम हो गया, है ना। एक है अशोकाराम विहार, अशोकाराम विहार। ये सम्राट अशोक ने बनाया था पाटलिपुत्र में। सम्राट अशोक ने बनाया था कहां? पाटलिपुत्र में। और इसके जो बनवा, किसके निरीक्षण में बनाया गया था? तो इंद्रगुप्त के निरीक्षण में बनाया गया था।
बौद्ध थे, इंद्रगुप्त जो थे बौद्ध थे, उन्हीं के निरीक्षण में अशोकराव विहार सम्राट अशोक ने बनाया था। ये जो है कुछ सूचना था जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को समाज और संस्कृति पढ़ाने से पहले शेयर कर दूं। अब हम लोग समाज और संस्कृति पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? समाज और संस्कृति। पहले समाज पढ़ लेते हैं, फिर संस्कृति पढ़ेंगे। देखिए, समाज का आधार वर्ण व्यवस्था ही था। समाज का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था ही था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में जो इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट चीज है, शूद्र की स्थिति में सुधार हुआ। शूद्र की स्थिति में क्या हुआ? सुधार हुआ। शूद्र को अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, वो शूद्र को आर्य कहता है। शूद्र को क्या कहता है? आर्य कहता है। और इन्हें मलेच्छ से भिन्न बताता है। इन्हें मलेच्छ से भिन्न बताता है। आर्य को अर्थशास्त्र में आर्य को, शूद्र को आर्य कहा गया है और इन्हें मलेच्छ से भिन्न बताया गया है। मतलब शूद्र और मलेच्छ में अंतर है, ये इस काल में कहा गया। पहली बार शूद्र को मौर्य काल में ही कृषि में लगाया गया और संपत्ति का भी अधिकार मिला। पहली बार मौर्य काल में ही शूद्रों को कृषि में लगाया गया और संपत्ति का अधिकार भी मिला। ये चीज अर्थशास्त्र हमें बताता है। और दूसरा जो ग्रंथ बताता है वो मनुस्मृति बताता है। ठीक, मनुस्मृति बताता है। यह है वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यहां पर मेगास्थनीज जो है वो भारतीय समाज का 7 भाग में विभाजन करता है। मेगास्थनीज जो इंडिका है वो 7 भाग में भारतीय समाज का विभाजन करता है। क्या क्या कहता है? पहला भाग दार्शनिक। दार्शनिक को उसने 2 भाग में बांटा है, ब्राह्मण और शर्मन। ठीक, ब्राह्मण और शर्मन। शर्मन सन्यासी को कहते थे और ब्राह्मण जो ब्राह्मण थे। दार्शनिक के बाद किसान, किसान के बाद पशुपालक, पशुपालक के बाद कारीगर, कारीगर के बाद सैनिक, सैनिक के बाद निरीक्षक और निरीक्षक के बाद सभासद। ये मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भाग में बांटा है। दार्शनिक पहला, जिसको 2 भाग में बांटा, ब्राह्मण और शर्मन। किसान में बांटा, फिर पशुपालक, फिर कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज का कहना है कि सबसे ज्यादा संख्या जो था वो किसान का ही था। मेगास्थनीज के बारे में मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था कि इंडिका इन्होंने लिखा था। और मैंने कल आपको बताया था कि जो नगर प्रशासन की सूचना इंडिका ही देता है। पाटलिपुत्र की जो नगर प्रशासन है उसकी सूचना इंडिका ही देता है। और इसने पटना को, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथक कहा था। इसने, मेगास्थनीज ने पालीब्रोथक कहा था। पालीब्रोथक का अर्थ होता है द्वार का नगर। पालीब्रोथक का अर्थ क्या होता है? द्वार का नगर। और मेगास्थनीज ने ये बहुत अच्छा एक सूचना दिया पाटलिपुत्र के बारे में कि पाटलिपुत्र की जो लंबाई है वो तो ज्यादा है, चौड़ाई कम है। आज भी आप देखिएगा पाटलिपुत्र जो बिहार की राजधानी पटना है, वहां उसकी जो चौड़ाई है आपको कम मिलेगा लेकिन लंबाई बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये पाटलिपुत्र का जो मेगास्थनीज ने विशेषता बताया है वो आज भी सच है। और महात्मा बुद्ध ने भी पाटलिपुत्र के बारे में एक बात बोला था कि यह शहर को हमेशा 2 चीज से डर लगा रहेगा, एक तो आग से और दूसरा बाढ़ से। ये महात्मा बुद्ध का कथन है पाटलिपुत्र के बारे में। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं हो रहा होगा, है ना? ये मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को बांटा था। अशोक के अभिलेख में भी अगर देखा जाए तो दास और क्रमकार का उल्लेख हुआ है। अशोक के अभिलेख में दास और क्रमकार का उल्लेख हुआ है। लेकिन मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं था। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं था। संभवतः वो यूनान में दास प्रथा का जो विभत्स रूप देखा था वो भारत में देखने को उसको नहीं मिला, इसलिए वो कहता है मेगास्थनीज कि भारत में दास प्रथा नहीं था। लेकिन ऐसी बात नहीं है।
भारत में दास प्रथा था, क्योंकि उस समय तत्कालीन बौद्ध ग्रंथ जो है 4 प्रकार के दास की चर्चा करता है, वहीं बौद्ध ग्रंथ 9 प्रकार के दास की चर्चा करता है। बौद्ध ग्रंथ कितने प्रकार के दास की चर्चा करता है? 9 प्रकार के दास की चर्चा करता है। बौद्ध ग्रंथ कितने प्रकार का करता है? तो 4 प्रकार के दास की चर्चा करता है। एक जो इंपॉर्टेंट दास है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, अहितक दास। तो ये अस्थाई दास को अहितक दास भी कहा जाता था। बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है और संभव भी नहीं है। अस्थाई दास को अहितक कहा जाता था। और बहुत दास को आप देखिएगा तो उसके नाम से ही आप पता लगा लीजिएगा कि वो किस प्रकार का दास रहा होगा, है ना। अब थोड़ा सा स्त्रियों की स्थिति देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ इस काल में। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। इनको संपत्ति का भी अधिकार मिला, संपत्ति का अधिकार मिला, तलाक का अधिकार मिला, और शास्त्र में तलाक का अधिकार मिला है इन लोगों को, है ना। और विधवा पुनर्विवाह का भी अधिकार मिला, विधवा पुनर्विवाह का भी अधिकार मिला, नियोग प्रथा का अधिकार मिला, नियोग प्रथा का अधिकार मिला। ये सब इनका अधिकार मिला। और इंडिका से हमें सूचना मिलती है कि महिलाओं को जासूसी का काम दिया जाता था, या वह अंगरक्षक का भी काम करती थी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का अंगरक्षक भी थी। ये सब हमें सूचना मिलता है। और साथ में जो महिलाएं हैं, एक महिला का चर्चा है अनिष्कासनी। अनिष्कासनी ऐसा महिला को कहा जाता था जो घूंघट में रहती थी। जो घूंघट में रहती थी उस महिला को अनिष्कासनी कहा जाता था। उसके बाद एक होता था छंदवासनी। जैसे महिलाओं को विवाह का, जो विधवा महिला थी उसको विवाह का अधिकार था, लेकिन कुछ विधवा महिलाएं विवाह आजीवन नहीं करती थी, तो उनको छंदवासनी भी कहा जाता था। तो यह है महिलाओं की स्थिति। इस प्रकार से समाज आपका यह कंप्लीट हो गया। यही था इस काल का समाज। ठीक। कुछ समाज पढ़ाते समय मुझे कुछ याद आ गया। मेगास्थनीज में जब मैं पढ़ा रहा था तो मेगास्थनीज कहता है कि, जैसे कल अर्थव्यवस्था में पढ़ा रहा था, तो मेगास्थनीज कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बिक्री कर नहीं देता है तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये मेगास्थनीज का सूचना है। ये किसका सूचना है? ये मेगास्थनीज का सूचना है। जैसे कुछ कर का चर्चा भी उसने किया था, जैसे सॉरी मेगास्थनीज ने नहीं किया था, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे ब्राज जो कर था वो चारागाह भूमि पर लिया जाता था। और राष्ट्र नामक जो कर था, वो जो कर था जनपदीय गांव से वसूला जाता था। जनपदीय गांव से वसूला जाता था। ये सब जो था एक टैक्स था। ये मैं यहां पर बता दिया। समाज संस्कृति पढ़ाते हुए, चूंकि अर्थव्यवस्था में कल ये 2 प्रकार के टैक्स मैं आपको शायद नहीं पढ़ाया हूं, तो मुझे याद आ गया। तो कभी कभी पूछ सकता है कि राष्ट्र किस प्रकार का कर था, तो जनपदीय गांव से वसूला जाने वाला कर था। और ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि बिक्री कर नहीं देने पर किस प्रकार का दंड मिलता था, तो मृत्युदंड मिलता था। लेकिन कभी पूछ दिया कि यह कथन किनका है, तो मेगास्थनीज का कथन है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। समाज और कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा संस्कृति देख लें। अब हम लोग क्या देख लें? संस्कृति देख लें। देखिए, मौर्य काल से जो प्रश्न आते हैं, जो मैंने क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, तो राजा से क्वेश्चन आते हैं, और राजा के जो प्रमुख कार्य हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, या कला और संस्कृति से क्वेश्चन आते हैं, या अशोक के धर्म से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इसी 3 डिवीजन से आता है, बाकी से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। तो कला और संस्कृति में अगर देखा जाए तो कला जो था 2 प्रकार का था, कला हुआ और संस्कृति हुआ। क्योंकि कला बड़ा चैप्टर है, तो मैं संस्कृति में 2 चीज आपको डिस्कस कर देता हूं। जैसे संस्कृति में एक चीज मैं बता देता हूं कि खासकर बिहार में एक परंपरा देखिएगा कि बहुत लोग जो है आपको पुरानी चीज आपको कंठस्थ याद करके सुनाएंगे। ये बिहार में बहुत मिलने को देखने को प्राय
पहले मिलता था, अब नहीं है, कि वो जैसे इतिवृत्त हुआ या राजवंशीय इतिहास हुआ या वीर गाथा काव्य हुआ, ये सब ये सुनाते थे। तो ये जो जो लोग सुनाते थे, जिनको याद रहता था, वो या तो मागध होते थे या वो सूत होते थे, या तो वो मागध होते थे या तो वो सूत होते थे। ठीक, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार में अभी भी मागध और सूत जो है पुराना कहानी आपको सुनाएंगे बहुत ही रोचक ढंग से, राजवंशीय इतिहास चाहे वीर गाथा। अब यह परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, लेकिन जब हम लोग बाल्यकाल में थे तो हम लोगों को याद है कि इस तरीके की बहुत सारी कहानियां, जैसे अब चंद्रगुप्त की कहानियां, अभी चंद्रगुप्त की कहानियां हम लोग बहुत बार बहुत तरीके से सुने हुए हैं, और ये सुनाने वाले लोग हमारे मोहल्ले के ही लोग होते थे। मैं ये तो नहीं कहता कि वो मागध थे या सूत थे, लेकिन बड़ी रोचक ढंग से वो सुनाते थे। और जैसे मैंने आपको मुद्रा राक्षस का चर्चा किया था, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के बहुत सारे कारनामा का उल्लेख है, विशिष्ट कारनामा का उल्लेख है कि कैसे उसने नंद राजा को पराजित किया, कैसे उसने सिकंदर से भेंट किया, और बड़े रोचक ढंग का कहानी है। एक नाटक है जो 9वीं शताब्दी का है, मैंने पढ़ाया है आपको, मुद्रा विशाख दत्त ने लिखा है, और इस पर बहुत सी सारी उपनाटक या नाटक खेले गए। जैसे हम लोग बचपन में एक नाटक खेलते थे, अशोक का नाटक था, अशोक का कलिंग विजय। तो ये नाटक था हम लोगों को बचपन में, तो हम लोग इसका मंचन करते थे। तो बुद्धम धर्मम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, ये सब वो सब था पाठ का। तो पहले जो इतिहास पाठ्यक्रम भी होते थे वो बहुत ही विचारपरक पाठ्यक्रम होते थे। साहित्य में जो भी अध्याय पढ़ाए जाते थे वो विचारपरक होते थे, और यही कारण है कि एक ऐसी पीढ़ी थी जो वैचारिक रूप से बहुत मजबूत थी। और मेरे ख्याल से शिक्षा नीति बनाते समय इस सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैचारिकता समाज का नहीं मरना चाहिए। समाज में विचार का होना बहुत जरूरी है। आप गंगा को भी निर्मल कीजिए और समाज के विचार को भी आप निर्मल कीजिए। ये दोनों काम सरकार को करना चाहिए। खैर, ये सब अलग बात है, हम टू द पॉइंट थोड़ा सा परीक्षा का बात कर रहे थे आपसे, है ना। तो संस्कृति में ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कला संस्कृति में हम लोग आते हैं, तो कला दो प्रकार का होता है, एक होता है लोक कला और एक होता है राजकीय कला। दो प्रकार का आपको कला था इस काल में। देखिए, इस समय जो भौतिक संस्कृति बहुत तेजी से फैला था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये मृदुभांड थे, और ये सबसे मौर्य काल का सबसे इंपॉर्टेंट मृदुभांड, मिट्टी का बर्तन, उत्तरी काले पालिशदार मृदुभांड ही है। उसके बाद इस समय देखिए छल्लेदार कुआं बने। क्या बने? छल्लेदार कुआं बने। छल्लेदार कुआं से यह फायदा हुआ कि अब पहले शहर नदी के किनारे बसते थे, अब वो नदी से दूर भी बसने लगे, क्योंकि इस कुआं से जो सिंचाई का पानी और पीने का पानी दोनों अवेलेबल हो जाता था। उसके बाद आहा सिक्का हुआ, मिट्टी का बर्तन हुआ, ये सब जो है इस काल में भौतिक संस्कृति, लोहा का काफी प्रयोग हुआ। भौतिक संस्कृति का आधार यही सब था इस समय। तो खैर, हम लोग लोक कला और राजकीय कला पढ़ रहे थे। तो लोक कला में जो मिला सबसे इंपॉर्टेंट है पत्थर से बना हुआ यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है इस काल का यही है ना। अब यक्ष की मूर्ति कहां से मिला? तो मथुरा का एक गांव है परखम गांव, परखम गांव से यक्ष की मूर्ति मिली। परखम गांव से यक्ष की मूर्ति मिली। पटना में एक जगह है दीदारगंज, दीदारगंज से आपको चावर धारणी यक्षी की मूर्ति मिली।
चावधारणी यक्षी की मूर्ति मिली। ये मेरे ख्याल से पटना संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी का जब एग्जाम होगा तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और बेसनगर आपको एमपी में है। बेसनगर कहाँ है? एमपी में है, विदिशा जिसको आप कहते हैं। तो बेसनगर में आपको एक यक्षिणी की मूर्ति मिली है, यक्षिणी की मूर्ति मिली है। ये सब जो है लोक कला का उदाहरण है। पटना में ही है बुलंदी बाग। पटना में क्या है? एक जगह है बुलंदी बाग। बुलंदी बाग से आपको मिला है एक मिट्टी का एक मूर्ति मिला है, प्रतिमा मिला है। उसमें एक हंसते हुए बालक का चित्र है। तो ये बड़ा मनमोहक चित्र है। अगर आप कभी देखिएगा तो लगेगा कि वो हंस रहा है। तो उतनी पुरानी जो कलाकृति आज भी अवेलेबल है, तो ये बहुत ही खुशी का बात है। हमारी राष्ट्रीय धरोहर अभी भी जीवित है। मौर्य काल का, जिसने पहली बार भारत में साम्राज्यिक राजनीतिक एकता स्थापित किया, हमें एक राजनीतिक मानचित्र दिया, है ना। तो ये सब जो है राजकीय कला का उदाहरण, लोक कला का उदाहरण है। हम लोक कला के बाद राजकीय कला को थोड़ा सा देखें। लोक कला के बाद क्या देखें? राजकीय कला को देखें। राजकीय कला में सबसे पहला है राजभवन। कुम्हरार पटना में है। कुम्हरार कहाँ है? पटना में है। यहां से 40 स्तंभ वाला एक राजभवन मिला है। 40 स्तंभ है, उसका एक राजभवन मिला है, कुम्हरार से मिला है हम लोगों को। इसको स्पूनर महोदय ही खोजे थे। इसको कौन खोजे थे? स्पूनर महोदय खोजे थे। और बुलंदी बाग से, ये भी पटना में ही है बुलंदी बाग, नगर का परकोटा मिला है। नगर का परकोटा मिला है। इसको भी स्पूनर ने ही खोजा था। दोनों को स्पूनर ने ही खोजा था। इस शहर का सूचना मेगास्थनीज अपनी इंडिका में देता है। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथक कहा है। पालीब्रोथा कहा है, अर्थात द्वारका नगर। क्या कहा है? द्वारका नगर। और ये जो शहर है पाटलिपुत्र, यह लकड़ी का बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए तो लकड़ी आप फर्स्ट चॉइस मारिएगा, और लकड़ी प्लस पत्थर हो तो आप दोनों मार दीजिएगा, ठीक। लेकिन फर्स्ट चॉइस आपको लकड़ी ही मिलेगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि पाटलिपुत्र को 2 चीज से हमेशा डर रहेगा, आग से और बाढ़ से। संभवतः यही कारण था कि लकड़ी के मकान उस समय बनाए जाते रहे होंगे। यह तो राजभवन हो गया। इस राजभवन का एरियन एक इतिहास लेखक है, आपको याद होगा, एरियन की मैंने बार बार चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो पाटलिपुत्र का जो राजप्रसाद है, या कुम्हरार का जो राजप्रसाद है, कुम्हरार का वो राजप्रसाद जो है, वो देखने में एक बतना और सूसा, जो मैंने फारसी ईरानी साम्राज्य पढ़ाया था, उसी के शहर थे एक बतना और सूसा, उससे भी ये देखने में सुंदर है, ठीक। फाहियान बोलता है, फाहियान जो थे, जो चीनी लेखक थे, बौद्ध यात्री, ये कहते हैं कि जो पाटलिपुत्र है, ये इसको आदमी नहीं बनाया, इसको भगवान बनाया है, देव द्वारा निर्मित है। ये कौन कहते हैं? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कहते हैं। ये सब जो है राजभवन के बारे में आपको सोचना है। राजभवन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज राजकीय कला में आता है, वो आता है स्तूप। वो क्या आता है? स्तूप आता है, सॉरी स्तंभ आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ देखिए, अशोक जो है, जैसे बसाड़ है, बसाड़ में स्तंभ मिलेगा आपको, वैशाली में मिलेगा, सॉरी बसाड़ के बाद रामपुरवा में मिलेगा, सांची में मिलेगा, सारनाथ मिलेगा, और संकीसा में मिलेगा। संकीसा उत्तर प्रदेश में है। संकीसा में जितने भी स्तंभ है उस पर एक न एक पशु का अंकन है, ये याद रखिएगा। तो जैसे बसाड़ में क्या है? तो बसाड़ में आपको सिंह है, शेर, ये शक्ति का प्रतीक होता है ना। रामपुरवा में क्या है? नटुआ बैल है, नटुआ बैल।
रंपुरवा कहाँ ये बता दिया हूं। सांची सारनाथ में भी सिंह है और संकीसा में हाथी है। ये सब जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको हो सकता है कि मिलाने के लिए पूछ दे। ये जो स्तंभ होता था इसके दो भाग होते थे, इसके दो भाग होते थे, स्तंभिष्ठी या गवांगमुखी कमल, स्तंभिष्ठी होता था या गाबदुम लाट, सॉरी स्तंभिष्ठी या गाबदुम लाट, गाबदुम लाट। इसके दो स्तंभ जो होते थे वो दो भाग में बने होते थे, स्तंभिष्ठी या गाबदुम लाट। ये स्तंभ जो बने होते थे एक ही पत्थर से बने होते थे, ये एक ही पत्थर से बने होते थे। और ये जो है आपको चुनार है ना उत्तर प्रदेश में, वहीं का बलुआ पत्थर से बना होता था, लाल बलुआ पत्थर से बना होता था। ये जो स्तंभ बने होते थे उत्तर प्रदेश के चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बने होते थे और एक ही पत्थर से बनाए जाते थे। ये इसकी क्वालिटी है। उस पर जानवर का, एक जानवर का चित्र लगा रहता था। और स्तंभ जो है, ये जो स्तंभ है ये ईरानी और यूनानी प्रभाव का मिश्रण है। इस पर ईरानी और यूनानी प्रभाव का इस पर मिश्रण है। स्तंभिष्ठी या गाबदुम लाट, इसका एक भाग है। दूसरा भाग था शीर्ष। शीर्ष को अवांगमुखी कमल भी कहा जाता था। शीर्ष पर क्या था? अवांगमुखी कमल था। कमल जो था, कमल फूल का फूल देखे होंगे, उसको उल्टा कर दिया गया था। और या घंटा इसको कहा जाता था, अवांगमुखी कमल या घंटा कहा जाता था। और इसके ऊपर एक चौकी होती थी, इसको गोल अंड कहा जाता था, चौकी या गोल अंड कहा जाता था। और इस पर पशु की आकृति होती थी। इस पर क्या होती थी? पशु की आकृति होती थी। जैसे सारनाथ का जो स्तंभ है ये हमारा राजकीय चिन्ह है। क्या है? हमारा राजकीय प्रतीक है ना, ये राजकीय प्रतीक हमारा है। जैसे मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, उसी तरह ये सारनाथ जो है हमारा राजकीय प्रतीक है। ये सारनाथ में जो है आप देखिएगा कि जो गोल चौकी है उस पर चार सिंह अपना जो है क्या कहते हैं, बैक एक दूसरे से चिपकाए हुए बैठे हुए हैं, चार सिंह है, ठीक। और नीचे जो है एक चक्र है और चक्र में जो है 24 तिल्ली है। चक्र में कितनी है? 24 तिल्ली है। ये जो स्तंभ है, स्तंभ पर चार ही जानवर मिलते हैं, सिंह, हाथी, बैल और घोड़ा, बाकी नहीं मिलते हैं। सिंह, हाथी, बैल और घोड़ा, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जानवर का स्तंभ पर अशोक जो स्तंभ बनवाया है उसको कौन सा चित्र नहीं है। तो सिंह, हाथी, घोड़ा और बैल का है, बाकी का नहीं है। ये ध्यान आपको रखना होगा। ये स्तंभ के बारे में आपको सोचना है, परीक्षाओं में इसी से पूछा जाएगा, इसके बाहर कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। स्तंभ के बाद स्तूप है। स्तूप जो है मैंने कुछ स्तूप का चर्चा किया था और कुछ आज भी करूंगा और कुछ बाद में भी करूंगा। स्तूप का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। बाकी चीज मैंने बताया था, ऋग्वेद से लिया गया है, ये सब मैं बता चुका हूं, यहां पर नहीं बताऊंगा आपको। अशोक ने कुछ स्तूप बनाया, जैसे सारनाथ में स्तूप बनाया है ना, सांची में बनाया, भरूच में बनाया, उसके बाद तक्षशिला में बनाया। ये सब स्तूप अशोक ने बनाया था। सबसे पुराना स्तूप जो है मैंने आपको बताया था पिपरहवा है। मैंने आपको एक चीज बताया था कि अशोक ने जो महात्मा बुद्ध की जो अस्थि का जो शरीर का जो रिमेश था, अवशेष था, उसको 8 भाग में बांटा गया था और उसको 8 स्तूप बनाया गया था। तो अशोक ने उसको तुलवा के 84,000 स्तूप बनाया था, 84,000 बनाया था, ठीक। सांची कहाँ है? तो सांची जो है रायसेन जिला में। रायसेन कहाँ है? रायसेन कहाँ है? तो एमपी में। भरूच कहाँ है? सतना जिला में। सतना कहाँ है? एमपी में। तक्षशिला के बारे में जानते ही हैं, ये प्रभाव आपको नेपाल की तराई में है, बस्ती के
आसपास उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ का है आपको सबसे अच्छा स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है। सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप कहाँ का है? वो सांची का है। ठीक, और सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप को अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। कौन खोजा था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। सारनाथ में एक धमेक स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। ये धमेक स्तूप जो है यह मौर्य काल का नहीं है, ये गुप्त काल का है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पूछ देता है कभी कभी कि इस स्तूप दे देगा और बोल देगा सारनाथ का धमेक स्तूप, तो सारनाथ का धमेक स्तूप इस काल का नहीं है, ये गुप्त काल का है। ये थोड़ा ध्यान में आप रखिएगा। ये स्तूप से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे रानाभर स्तूप कहां पर है? तो रानाभर स्तूप जो है कुशीनगर में, जहां महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ था, वो कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। घोषित राम मठ कहाँ है? तो कौशाम्बी में है। ये मैं शायद बता चुका हूं। घोषित राम मठ कौशाम्बी में है। सहत महत कहाँ है? श्रावस्ती में है। और धमेक स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ में। तो यह सब आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही आपका राजकीय कला, यही क्या है? राजकीय कला है। प्रश्न आपको इसी के अंतर्गत ही आएगा, है ना। आज इतना ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट डे में क्लास में जो आपका धर्म और दर्शन है वो मैं पढ़ाऊंगा। आप कक्षाओं का लाभ लेते रहिए, है ना, वो ज़्यादा फायदा करेगा। और जो भी कभी कभी होता है, त्रुटियां हो जाती है, तो उसको मैं तुरंत सुधार करता हूँ। इसलिए वीडियो को आप लोग कंटिन्यूटी में देखिएगा। मेरा वीडियो जब भी देखिएगा तो नंबर 1 से देखिए। ये नहीं कि कोई वीडियो बीच में देख लिए फिर उसको बंद कर दिया, ऐसा नहीं। शुरू से देखिए, अंतिम तक देखिए। आपको इसमें फैक्चुअल और आइडिया दोनों साथ साथ मिलेगा। यह परीक्षा के लिए, आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, सभी के लिए, ऑप्शनल भी अगर वैकल्पिक विषय है तो उसका भी फाउंडेशन का काम करेगा। अगर आपके पास इतने फैक्ट्स हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए भी काफ़ी है यह। धन्यवाद।